हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम ऑन एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 30 मई को लॉकडाउन 4.0 खत्म होने वाला है। ठीक है। और अभी ये जो है अनलॉक वन, जिसकी गवर्नमेंट ने अभी घोषणा की, एमएचए ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस बात की घोषणा की है कि 1 जून से अनलॉक वन स्टार्ट होने वाला है। तो क्या मतलब है अनलॉक वन का, जानेंगे इस वीडियो में। किन चीज़ों को खोलने की छूट मिलेगी और क्या कुछ चीज़ें रहेंगी जो बंद रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे और वो नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा जिसमें गवर्नमेंट ने पूरे लिस्ट जारी की है। तो स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। और अगर किसी भी तरह की डाउट होती है तो ज़रूर आप हमसे कमेंट करना। तो दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर ये जो रिपोर्ट आई है, जिसमें एमएचए ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है और जिसका नाम रखा गया है अनलॉक वन। कुछ लोगों का कहना है कि ये लॉकडाउन 5.0 है, लेकिन देखा जाए तो वास्तव में ये अनलॉक ही है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को छूट दी जा रही है। इसमें हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट फेज में चीज़ों को खोलने की शुरुआत कर दी है, जिसका फेज़ वन 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम डिटेल वाइज देखेंगे कि फेज़ वन में क्या क्या चीज़ें खुलेगी, फेज़ टू में क्या चीज़ें खुलेंगी, फेज़ थ्री में क्या चीज़ खुलेंगी, और इसके अलावा किस तरह की यहाँ पर चीज़ें को रेगुलेट किया जा रहा है। तो दोस्तों, फेज़ वन की बात करें तो यहाँ पर हम आपको दिखा दे रहे हैं कि पहला जो फेज़ वन होगा, विल बी परमिट टू ओपन फ्रॉम जून 8। तो जून 8 से ये स्टार्ट होने वाला है फेज़ वन, जिसमें कि आपको ये गाइडलाइंस दी गई है कि इस टाइम पे जो भी रिलीजियस प्लेस होंगे या फिर जो भी पब्लिक प्लेसेस होंगी, जैसे कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स और इस तरह की अदर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज जो होंगी, उन चीज़ों को खोलेगा। इसके साथ में ही शॉपिंग मॉल्स और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो 8 जून से खुलना शुरुआत हो जाएंगी। इस चीज़ को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस सारी एवं एक्टिविटीज़ हैं, इनको अपने एसओपी के अंडर ले रही है, जिसके तहत ये डिपार्टमेंट इन चीज़ों के ऊपर निगरानी रखेगा और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए वहाँ के मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट से बातचीत करता रहेगा, ताकि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके। तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ी राहत मिलेगी लोगों को, ताकि यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी को फिर से शुरू किया जा सके। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ें जो छूट दी जा रही हैं वो लिमिटेड प्लेस के लिए ही दी जा रही हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फेज़ टू की। फेज़ टू में देखेंगे, हालांकि इसकी अभी डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि इस मंथ में, जो कि जुलाई का जो मंथ होगा, उसमें इन चीज़ों को फेज़ टू को लागू किया जा सकता है, जिसमें स्कूल, कॉलेज और भी इस तरह के एजुकेशनल या फिर ट्रेनिंग या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूशन होंगे, जिनको ओपन करने की बात कही जा रही है। लेकिन इन चीज़ों को ओपन करने से पहले स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वहाँ से पहले एडवाइस लिया जाएगा। साथ में ही जो भी पेरेंट्स होंगे या फिर जो स्कूल या फिर इंस्टीट्यूशन स्टेक होल्डर्स होंगे, उनसे एडवाइस लिया जाएगा। उनके एडवाइस के बेसिस पर ही जो फीडबैक मिलेगा, उसके तहत इन चीज़ों को रीओपन किया जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जुलाई के मंथ में स्कूल्स में भी रन करना शुरू कर देंगी और ये सारी चीज़ें भी एसओपी के तहत होंगी, जिसमें गवर्नमेंट इन सभी चीज़ों का फीडबैक लेगी और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात कही जा रही है। साथ में ये भी पता चल रहा है कि जो भी स्कूल्स या कॉलेज ओपन होंगे, उसमें 50% प्रेजेंटेशन के साथ को चालू किया जा सकता है। अगला है जो कि फेज़ थ्री है, जिसमें आप बात करते हैं जो कि अल्टीमेट, जिनका जैसे कि आप कह सकते हो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, इसके अलावा मेट्रो रेल हो गई, सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, इसके अलावा थिएटर्स, ऑडिटोरियम, ये सभी चीज़ें जो होंगी, जो कि पब्लिक गैदरिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहती है। और इसके अलावा सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चर्स, ये सभी चीज़ें जो भी रिलीजियस फंक्शन होते हैं, इन सभी चीज़ों को फेज़ थ्री में खोले जाने की बात कही जा रही है। लेकिन एक बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इन चीज़ों का कभी तक डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। फेज़ वन में जो बातें कही गई हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए 8 जून से लागू हो जाएंगी और ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं होंगी। तो आगे का मैं बता दूं कि यहाँ पर जो भी ये चीज़ें लागू होने वाली हैं, वो रेड जोन
या फिर ऑरेंज जोन या फिर ग्रीन जोन। तो कहाँ पर ये सारी चीज़ें लागू होंगी, मैं बता दूं कि यहाँ पे दिया गया है कि जो भी कॉन्टामिनेटेड जोन है, जैसे कि रेड जोन हो गया या फिर जो भी हॉट स्पॉट एरिया हो गया, वहाँ पर ये सभी चीज़ें 30 जून तक बंद रहेंगी। जी बिल्कुल, ये लॉकडाउन 5.0 कहा जा सकता है उस क्षेत्र के लिए जहाँ पर हॉट स्पॉट बना हुआ है, यानी कि रेड जोन एरिया। इस रेड जोन एरिया में अभी भी सारी चीज़ें बंद रहेंगी, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, स्कूल कॉलेज दुकानें सब कुछ बंद रहेगा, सिर्फ इसेंशियल चीज़ें ही प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि ये पूरा हमारा जो सिस्टम स्टेट था या फिर जो हमारी कंट्री के जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे उनको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया था, जिसमें रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन थे। तो रेड जो जोन थे जहाँ पे हॉट स्पॉट एरिया था, ग्रीन जो थे जहाँ पर 21 दिनों तक कोई भी नया एक्टिव केस नहीं मिला, और राइट नाउ वहाँ पर एक भी केस एक्टिव नहीं है, तो ऐसे क्षेत्र को ग्रीन जोन बोला गया। और रेड और ग्रीन जोन के अलावा जितने क्षेत्र थे उन सबको ऑरेंज जोन बना दिया गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रेड जोन में पूरी तरह से रेस्ट्रिक्शन रहेगी, जहाँ पर 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। आप इस चीज़ को अपने गूगल पे सर्च कर सकते हैं या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं कि आपका जो शहर है या फिर आपका जो एरिया है वो रेड जोन में है, ऑरेंज जोन में, या फिर ग्रीन जोन में है। तो अगर आपका एरिया ग्रीन जोन में आता है तो आप बस ये समझ लीजिए कि लॉकडाउन 1 जून से खुल जाएगा। बाकी सारी चीज़ें जो सर्विसेज यहाँ पे दी गई हैं वो 8 जून से लागू हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर नाइट कर्फ्यू की बात कही गई है, जिसमें अभी तक जो 7 PM से लेकर के 7 AM तक, यानी शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक जो दुकानें बंद रहती थी, अब वो 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक बंद रहेंगी बस रात में। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर 8 घंटे बंद रहेंगी और बाकी टाइम पे दुकानें खुल सकती हैं। इसके अलावा जो भी इसेंशियल एक्टिविटी होगी वो रात में बस की जा सकती हैं, इसके अलावा कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो वो नहीं होंगी। तो ये क्या पूरा का पूरा मामला है यहाँ पर जो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पर दिया है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे दिया गया कि लॉकडाउन लिमिटेड टू द कॉन्टामिनेटेड जोन, जो भी कॉन्टामिनेटेड जोन होंगे वहाँ पर कुछ लिमिटेशन बताई गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई है जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा जूम करके। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ पर्सन एंड गुड, यानी कि जो भी पर्सन अभी तक जो माइग्रेट लोग थे उनका क्या हो रहा था कि उनको पुलिस वाले मार रहे थे जाने से, एक स्टेट दूसरे स्टेट में इंटर करने से रोक रहे थे। तो इस कंडीशन को यहाँ पे बताया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो भी पर्सन्स हो गया, जो भी गुड्स होंगी, उनको अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट दिया जाएगा, यानी कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं या फिर अपने ही स्टेट में जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी भी तरह का परमिशन, अप्रूवल, ई परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ी रिलीफ मिली है लोगों को, जो भी हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स लोग थे उनको बहुत ही दिक्कत हो रही थी। पुलिस वालों का डंडा मतलब उनके ऊपर बरसाया जा रहा था, जिससे उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो इन चीज़ों से काफ़ी उन्हें रिलीफ मिली है। इसके अलावा कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी होगी, अगर किसी हेल्थ इशू को लेकर के अगर वो रिस्ट्रिक्शन लगाती है तो उसकी बात अलग होगी, और वो भी उन्हें पब्लिकली बताना पड़ेगा कि उन्होंने रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो भी मूवमेंट होगा पैसेंजर का, चाहे वो किसी ट्रेन से हो रहा है या फिर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से हो रहा है, डोमेस्टिक पैसेंजर से हो रहा है, मतलब किसी भी तरह का अगर वो कंट्री या फिर आउटसाइड कंट्री किसी भी तरह का वो उनका मूवमेंट होता है तो उसके ऊपर किसी भी तरह का सेंक्शन या फिर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा। बस उनको अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा और एसओपी के तहत जो भी चीज़ें गाइडलाइन इशू की गई हैं उसे फॉलो करना होगा। इसके अलावा नो स्टेट यूनियन टेरिटरी शैल स्टॉप मूवमेंट ऑफ एनी टाइप्स ऑफ गुड्स कार्गो फॉर द क्रॉस लैंड बॉर्डर। मतलब अगर इंडिया से किसी भी नेबर कंट्री में किसी भी तरह का गुड्स या कार्गो अगर जाता है या फिर किसी स्टेट से अनदर स्टेट में जाता है तो वहाँ पर कोई भी स्टेट उस चीज़ को नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर बताई गई। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ वनरेबल पर्सन की बात कही गई है, यानी कि वैसे पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे 65 ईयर्स से एज के ऊपर के जो लोग हैं या फिर जो बच्चे हैं या फिर प्रेग्नेंट वुमेन हैं,
इन लोगों को इस बीमारी से काफ़ी वल्नरेबिलिटी मिलती है, मतलब इनको काफ़ी ये होते हैं कि जिनको अगर हो जाए तो इनके डेथ होने की संभावना ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से जो बच्चे 10 साल के छोटे हैं, जिनकी उम्र 65-60 से अधिक है, या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमन है, तो इनको स्टे होम करने की बात कही गई है, घर पे रहने की बात कही गई है। अगर ज़रूरी हो तो ही, या फिर कोई हेल्थ पर्पज़ हो तो ही वो घर से बाहर जा सकते हैं। तो ये पूरा गाइडलाइन हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दिया हुआ है। दोस्तों अब हमने इस तरह से देखा कि पूरी गाइडलाइंस जारी कर दी गई है और इस गाइडलाइंस को ज़रूर से ज़रूर फॉलो किया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैंने सारे डिटेल आपको बता दी हैं। कैसा लगा वीडियो आपको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।